बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 और उसका जो लेक्चर 2 है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर से बेशुमार शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जाते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, या उर्दू में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स की शाखों पर एक मुफस्सल नोट लिखें, या फ़िज़िक्स की शाखें जो हैं बयान करें। अच्छा, ये आपको याद होगा इससे पहले लेक्चर नंबर 1 के सेकंड पार्ट के अंदर मैंने फ़िज़िक्स की जो पहली 2 ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स और हीट, को मैंने डिस्कस किया डिटेल के साथ। हमने वहाँ पे देखा, मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू बताता चलूँ कि मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, और उसके कॉजेस भी पढ़ते हैं कि उसके रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उसकी रीजंस क्या हैं और वजूहात क्या हैं। उसके बाद हम हीट पे आए और हीट पे हमने ये देखा कि हीट क्या होती है, हीट किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और फिज़िक्स की इस ब्रांच को हम थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी डील करते हैं। आज हम देखेंगे जो फिज़िक्स की तीसरी ब्रांच है, जो कि आपके 9th क्लास सिलेबस के अंदर मौजूद है, वो है साउंड। साउंड क्या है, जिसको हम कहते हैं आवाज़। फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ साउंड प्रोपगेट और ट्रैवल, यानी कि साउंड किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की नेचर क्या है, साउंड किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो ये जो 4 बातें हैं, और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो मौजूद है, लेकिन हम साउंड में इन बातों को पढ़ते हैं कि साउंड इट्सेल्फ क्या है, साउंड खुद क्या है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, साउंड जो है वो किस तरह प्रोपगेट करती है, यानी कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है, और साउंड के जो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खुसूसियात हैं इस आवाज़ की, यानी कि मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, आप एक जैसी 2 मुख्तलिफ आवाज़ों के अंदर फ़र्क बयान कर सकते हैं। ये जो सारी फिनोमेना है कि साउंड के लिहाज से जितनी भी डिटेल हैं, जितनी भी तफसीलात हैं, वो सारी की सारी हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिसको हम साउंड कहते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बात करते हैं ऑप्टिक्स। पहले मैं साउंड को एक तरह डिफाइन करता चलूँ। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शन, इट्स प्रोपगेशन एंड इट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स, इट इज नोन एज साउंड। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं कि साउंड क्या है, साउंड के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो क्या हैं, साउंड की जो खुसूसियात हैं वो क्या हैं, और साउंड किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इसकी मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। सूरज की सतह पे कहते हैं कि बड़े बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब के वहाँ पे धमाके होते हैं, लेकिन वो आवाज़ ज़मीन तक नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसकी रीज़न क्या है?
क्योंकि सूरज और ज़मीन के दरमियान एक वैक्यूम मौजूद है, खला मौजूद है। इससे ये साबित होता है कि आवाज़ जो है, साउंड जो है, वो वैक्यूम में से या खला में से नहीं गुजर सकती। सो इस तरह के जो सवालात का जवाब है वो हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट आगे हम जाते हैं ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स, लाइट, इसका एक दूसरा नाम भी है लाइट। लाइट क्या है? फिजिक्स की इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर क्या है, आया कि लाइट वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है या लाइट ज़र्रात की सूरत में पार्टिकल्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। उसके बाद मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि रोशनी क्या है और रोशनी किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और रोशनी की जो खदोखाल है रोशनी के, जो रोशनी की जो एक खसूसियात हैं वो क्या हैं। मतलब रोशनी क्या लहरों की सूरत में, वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या रोशनी ज़र्रात की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसको हम नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। और लाइट ट्रैवल कैसे करती है, कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, पाथ ऑफ लाइट, कि रोशनी जो है जब वो एक जगह से दूसरी जगह, क्या उसका पाथ स्ट्रेट होता है, क्या उसका जो रास्ता है, पाथ है, जिगजैग होता है, क्या रोशनी किसी सतह से टकरा कर वापस आती है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिनको हम ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। ओके, और इसके बाद हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, जिस तरह मैंने साउंड में बताया कि साउंड के भी कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट बेंड होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट डाइफ्रैक्ट होती है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे जो इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, सारे जो फिनोमेना हैं, वो हम फिज़िक्स की इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, जिसको ऑप्टिक्स कहा जाता है। एंड फाइनली इसके अंदर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? हर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट का बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक मौजूद है। इसमें इंसानी आंख, इसमें कैमरा, इसमें ग्लासेस, इसमें माइक्रोस्कोप, इसमें टेलीस्कोप, मतलब दुनिया जहान की इसमें चीज़ें आ जाती हैं जिनका लाइट के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक मौजूद है। तो फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम सारी जो लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी ऑप्टिक्स में पढ़ती हैं। बुनियादी तौर पे ये ऑप्टिक्स आगे चल के दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाती है, जो कि आप 10th क्लास में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे इसको। मेरे जो 10th के लेक्चर हैं उनमें ये चैप्टर नंबर 13 के 12 के अंदर ये डिटेल में डिस्कशन आएगी। ऑप्टिक्स आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिस तरह मैकेनिक्स दो हिस्सों में डिवाइड होती है, यानी कि एक काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। बिल्कुल इसी तरह ऑप्टिक्स भी आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक है फिजिकल ऑप्टिक्स और दूसरी है ज्योमेट्रिकल optics. One is the physical optics and second is the geometrical optics. We will go in the detail of physical optics and geometrical optics in 10th class, inshallah. For the just time being, you have to remember, in physical optics we only study the nature of light and
the characteristics of light such as you can say reflection, diffraction, interference, polarization, and in geometrical optics we actually study the path of light in optical instruments. So और भी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है फिजिकल ऑप्टिक्स में और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, वो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, वो 10th क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला इसको हम देखेंगे डिटेल में 10th क्लास के लेक्चर्स में। तो ये था साउंड और ऑप्टिक्स से मुतालिक। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है, इसको सुने, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्डअप होंगे और इसको साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते चले जाएं। ख़ासकर मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है जो कि बच्चे बेचारे हमारे किसी वजह से स्कूलों में या एकेडमीज़ या कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते, ये ख़ासकर उनके लिए। और बहुत जल्द आई एम श्योर के फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, ऑलरेडी आपको वो नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उस पर व्हाट्सएप करें, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और इस पे अपलोड भी होना शुरू हो जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखा करें, जो भी क्वेश्चन हो उसमें मैं उसका आंसर देने की कोशिश किया करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आते हैं हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो लफ्जी मतलब इसका चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मीन चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज रेस्ट पोजीशन में भी हो सकता है, चार्ज मोशन में भी हो सकता है। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है यानी कि हालत सुकून में होता है चार्ज, तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जब चार्ज ट्रैवल कर रहा होता है, जब चार्ज हरकत कर रहा होता है, अब इसमें भी आगे जाके दो हिस्सों में इसकी मोशन डिवाइड हो जाती है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। चार्ज रेस्ट पोजीशन में क्या सिचुएशन होती है और चार्ज जब मूव करता है तो उस वक्त उसकी सिचुएशन क्या होती है। चार्ज इन मोशन एंड चार्ज एट रेस्ट, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं हम इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और इसका मैग्नेटिज्म के साथ क्या ताल्लुक है? बुनियादी तौर पे हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, और इसका मैग्नेटिज्म यानी कि मकनातीस के साथ इसका क्या ताल्लुक है। फिजिक्स की इस सारी ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 10th क्लास पे इसके पूरे एक डिटेल चैप्टर है, इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल में इसको वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of charges at rest, charges in motion and their connection, their relation with magnetism is known as electromagnetism। ये एक अलग बड़ी डिटेल डिस्कशन है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जब चार्ज मोशन में होता है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी चैप्टर नंबर 13 है जो कि 10th क्लास का है, उसमें ये डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एटॉमिक फिजिक्स। एटम, फिजिक्स की इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं कि एटम क्या है, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, एटम का स्ट्रक्चर क्या है यानी कि एटम की साख्त क्या है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे, उनमें आपने देखा होगा कि एटम की जो साख्त है उसमें, या छोटी क्लासेस में आपने जो साइंस पढ़ी है आपने देखा होगा कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो सारे
जो एटम की अंदरूनी साख्त है, एटम के अंदर क्या क्या मौजूद है, वो सारे का सारा हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह एक शेल से दूसरे शेल में जाता है या दूसरे शेल से पहले शेल में वापस आता है, ये सारी डिटेल जो है वो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आती है। मीन टू से दैट एटम का टोटल अंदरूनी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी पूरी साख्त है, उसको हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। देखें इन दोनों में फर्क क्या है। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आप सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर बताते हैं और ये बताते हैं कि एटम के मरकज में एक और पार्टिकल मौजूद है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है, एटम का जो सेंटर है। एग्जैक्टली अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की जब बात करेंगे तो एटम के मरकज में जो एक पार्टिकल मौजूद है, जो उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, एटम का मरकजी हिस्सा। अब इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और भी जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। वो सारे के सारे पार्टिकल्स, यानी कि अगर मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस, और ये बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल्स के अंदर जो है वो स्टडी कर डिफरेंट शेल्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो ओवरऑल एटम का स्ट्रक्चर है इसमें हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एक्सटर्नली हम एटम की बात नहीं करते। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एटम के दरमियान वाले हिस्से की बात करते हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में किस तरह रह रहे हैं एटम के सेंट्रल पार्ट के अंदर, वो कौन सी फोर्स है जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यकजा किए रखा है। तो इसको फिजिक्स की इस ब्रांच को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, जिसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम which is also known as nucleus is called न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम एटम के मरकजी हिस्से की बात करते हैं, मरकजी हिस्से की तफसील बयान करते हैं, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं फिजिक्स की बड़ी अहम ब्रांच और बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच, जिसपे हमने बड़ी डिटेल के साथ 9th क्लास में ही लास्ट चैप्टर से में जाके हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स। अच्छा, प्लाज्मा से पहले मैं जियो फिजिक्स का बताता चलूं कि जियो का मतलब होता है अर्थ। यानी कि जमीन के नीचे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इस कुर्रा अर्थ के ऊपर अब इसको अपनी नेमतों के साथ नवाजा है। यानी कि आप जमीन के नीचे इसमें देख लें सोना, चांदी, उसमें आप ऑयल, गैस के ज़खायर, पेट्रोलियम मसनूआत, मीन टू से दैट ईच एंड एवरीथिंग, बेशबहा ज़मीन के नीचे ख़जाने मौजूद हैं। अब उन ख़जानों को निकालना, उनके फ़ायदा उठाना, ये सारी जो स्टडी की जाती है इसको हम जियो फिज़िक्स का नाम देते हैं। और जियो फिज़िक्स में एक चीज़ बताता चलूँ, ये बड़ी एक एडवांस फील्ड है दुनिया के अंदर, और जो इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, बड़ी हाईली पेड जॉब्स जो हैं वो दुनिया में अवेलेबल हैं जिनके पास ये जियो फिजिक्स में डिग्री मौजूद है। सो आपने जैसे एक डेफिनेशन याद रखनी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनमें क्या क्या मौजूद है, उसको हम जियो फिजिक्स में डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। इसको प्लाज्मा फिजिक्स को स्टडी करने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्लाज्मा क्या होता है। आसान तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा को मैटर की
फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है, जिसमें आज से पहले आपने पता होगा आपको सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने पहले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। सॉलिड लिक्विड ये गैस, ये मैटर की 3 स्टेट्स हैं। अब ये मैटर की जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा बनता कैसे है? ओके, इसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है। फर्स्ट करें कि हमारे पास ये एक सैंपल में कुछ मेरे पास ये कुछ सैंपल में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं इसको मजीद इसको एलेबरेट करके फर्स्ट करें, मेरे पास ये एक गैस का सैंपल है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक। आपने इस गैस को हीट करना शुरू किया। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये गैस आयोनाइज होगी, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, ये केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको पॉजिटिव आयन कहा जाता है। इसी तरह जब वो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम में जाके दाखिल होता है तो उसको हम नाम देते हैं नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज। ओके, जब आप इस गैस को हीट करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस को ओपन कर छोड़ देते हैं। जब ये स्पेस को ओपन छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको लीव कर देंगे और ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर जब ये फुली आयोनाइज हो जाएगा मटेरियल, यहां पॉजिटिव और इनके दरमियान ही कहीं कहीं पोजीशंस पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस दौरान इसमें मौजूद होंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो हमारा मटेरियल होगा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल से मुराद ये है कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, लेकिन इसमें चार्जेस फ्री हालत में होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अलग होगा, नेगेटिव चार्ज अलग होगा। इंडिपेंडेंटली वो आजादाना रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक गैशियस सी, एक गैसी हालत बनेगी मादे की, एक गैशियस फॉर्म होगी। इस गैशियस फॉर्म के अंदर जो कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। जब आप गैस को आयोनाइज करते चले, हीट देते चले जाते हैं, हीट देते चले जाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं और पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ते जाते हैं। उसके बाद जब ये सारा अमल हो जाता है तो एक पूरे मटेरियल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आजादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और लेकिन ओवरऑल ये एक न्यूट्रल स्टेट होगी, यानी कि जिसमें पॉजिटिव। और देखें, आप सॉलिड की बात करते हैं, आप लिक्विड की बात करते हैं, आप गैस की बात करते हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट सिचुएशन में मौजूद नहीं होंगे, वो किसी ना किसी के साथ उनकी बॉन्डिंग हुई होगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अलग है, नेगेटिव चार्ज अलग है, न्यूट्रल एटम्स भी दरमियान में मौजूद हो सकते हैं। ये कैसे होता है? ये फिजिक्स की इस ब्रांच में, और पहले मैं बता देता चलूं, इस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव चार्जेस एंड न्यूट्रल particles is considered as at high temperature is considered as the plasma state, and this plasma, the branch of physics that deals with the study of how plasma is formed, this is known as plasma physics. प्लाज्मा कैसे बनता है, प्लाज्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करता है, क्या प्लाज्मा में से करंट गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता, ये जो सारे सवालात हैं ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम प्लाज्मा फिजिक्स का नाम देते हैं। उसकी डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। ये तो सारी डिटेल मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता चले प्लाज्मा है क्या। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ
प्लाज्मा विच इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स की वो शाख जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बनता कैसे है, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स का नाम देते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, आज ये लेक्चर नंबर 2 9 क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर करें अपनी कम्युनिटी के अंदर। इंशाल्लाह ताला इसका बच्चों का फ़ायदा होगा और टीचर्स का भी फ़ायदा होगा जो फ़िज़िक्स को बुनियादी सिरे से पढ़ाना चाहते हैं या अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।